हेलो दोस्तों। हेलो खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नए खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे साथ पटियाला से जुड़े हुए हैं श्री नवीन शर्मा सर। दोस्तों, नवीन सर के बारे में मैं बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इनका क्रिकेट से संबंध 50 वर्षों से भी ज्यादा का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से इनका संबंध एज हेड ऑफ क्रिकेट या चीफ क्रिकेट कोच रह चुका है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं बोलूं कि इस वक्त मेरे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स, और मैं गुरु द्रोणाचार्य भी उनको बोल सकता हूं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने क्रिकेट कोचिंग की तालीम दी है और अभी भी वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहते हैं। तो सर, शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्रिकेट प्लेइंग बैकग्राउंड क्या है और आपने कोचिंग को कैसे चूज किया। ये जो क्रिकेट बैकग्राउंड जो होती है, नेचुरली ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं जहाँ रहता था लुधियाना में, तो उस एरिया में बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड थे वो क्रिकेट ही खेलते थे। स्कूल की टीम में आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पढ़ते थे, तो उनको देख देख के ही मैंने ये क्रिकेट जो है अडॉप्ट की। और धीरे धीरे आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम में आया, वहाँ मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की टीम में आया, वहाँ से परफॉर्म किया। उसके बाद फिर कॉलेज में चले गए। कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में मेरी स्टडी हुई, ग्रेजुएशन हुई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। तो वहाँ पर मिस्टर कुमरिया थे, अभी तो नहीं है, हमारे जो हेड थे, पुराने प्लेयर थे, पाकिस्तान से आए हुए थे, तो वो हमको गाइड करते थे। तो उसके बाद मिस्टर रविकांत सर हैं, अभी भी है मोहाली में, वो मेरे पहले कोच थे। तो धीरे धीरे करते करते तो ये एक क्रिकेट फील्ड मैंने चुन लिया कि मेरे को लगता है कि यही एक मेरा फील्ड है जिसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और पंजाब यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया मैंने 4 टाइम्स। देन आई रिप्रेजेंटेड पंजाबी यूनिवर्सिटी 2 टाइम्स। यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने क्रिकेट खेला। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि प्लेइंग के बाद जो एक कोचिंग एज अ कैरियर होता है, ये आपने सर कैसे चूज किया और इसमें आपका क्या ट्रिगर था इसको चूज करने का। खेलने के बाद देखिए, हर आदमी ये चाहता कि किसी प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि मैं ये इस गेम को खेल रहा था काफी सालों से और अच्छे प्लेयरों से भी खेले। और धीरे धीरे फिर देन आई वेंट टू फिजिकल कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज पटियाला। वहाँ से मैंने अब एमपीएड किया। देन आई डिड माई एनएएस इन 82-83 अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर AK नायडू, अर्जुन नायडू, जो कि उदयपुर के जो अनऑफिशियल टेस्ट खेले थे मिस्टर नायडू, उनके अंडर मैंने ये कोर्स किया 82-83 पटियाला से। उसके बाद मैं फिर कोचिंग प्रोफेशन में मैंने ज्वाइन किया 84 से। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। और सर, अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा। आप इतने वर्षों से बच्चों को कोचिंग की तालीम दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं कि कोचिंग करी कैसी जाती है, और आपके पास इंडिया के हर जगह के आपने बच्चे देखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें सर मेरा ये सवाल है कि इन जनरल आप क्या देखते हैं जो बच्चे कोच बनने आते हैं, उनमें ऐसा क्या लैकिंग होता है इन जनरल जो जिसकी उनको जरूरत होती है कोचेस को, और क्या रिक्वायर्ड है इस फील्ड के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे आते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया से। इवन नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नाइजीरिया से आए हैं। तो उनकी अपनी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं।
कुछ तो बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर ये जो डिप्लोमा हो रहा है या सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है, ये कोचिंग प्रोफेशन का, वो सोचते हैं कि हम आके यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे। और कुछ बच्चों की हुई है यहाँ पर डिप्लोमा में आने के बाद। और कुछ बच्चों की ये होती है कि मैं खेल चुका हूँ, अभी मैं किसी प्रोफेशन में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो कोचिंग प्रोफेशन वो अडॉप्ट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एकेडमी से आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। तो उनको हम फिर कोचिंग कंसेप्ट क्या है, कोचिंग फील्ड में आपने कैसे कोचिंग करना है, प्लेइंग इज डिफरेंट, कोचिंग इज डिफरेंट। आप खेल चुके हो, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन खेलने के बाद आपने जब कोचिंग करनी है, कोचिंग के पैरामीटर डिफरेंट है। तो हम उनको वो डील करते हैं कि ये कौन कौन से आपकी गाइडलाइंस है अभी कोचिंग के अंदर, और कैसे कैसे आप कोच अच्छा बनने के लिए आपको टेक्निकलिटी, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या है, प्लेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम बच्चों को सिखाते हैं, ताकि हर एंगल पे जाके बच्चा अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में जाके उसको गाइड कर सके। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। और इसी के साथ सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स या कोचेस जो आपसे ट्रेन होके गए हैं अभी वो इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, या इस तरह के कोई प्लेयर्स जो आपने ट्रेन करे हो? देखिए, मेरे को लगता है कि आई हैव ट्रेन मोर देन 15,000 क्रिकेट कोचेस फ्रॉम इंडिया। नेपाल से हैं, बांग्लादेश के जितने भी कोचेज हैं एट प्रेजेंट, जैसे NAS है हमारा, वहाँ पर BKSP है बांग्लादेश में, तो वहाँ पर जितने भी कोचेज हैं सारे मेरे ट्रेन किए हुए हैं बांग्लादेश में। नेपाल में है, नेपाल का हेड कोच था टमटमा, वो भी यहाँ से ट्रेनिंग ले गया। बांग्लादेश का जो फील्डिंग कोच था पहले, सलाउद्दीन, वो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गया है। और इंडिया के अंदर जो ट्रेनिंग लेकर गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मिस्टर थॉमसन है, टॉम जिसको हम बोलते हैं, वो वाइजैक से हैं और रणजी ट्रॉफी खेलते थे, सर्विसेज के कैप्टन भी थे, और उन्होंने लेवल 3 भी किया है। बीजू जॉर्ज है, उन्होंने लेवल 3 किया है। मिस्टर जोगिंदर पुरी हैं, उन्होंने भी लेवल 3 किया है, हिमाचल के साथ अब आजकल लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से कोचेज हैं, अभी नाम लेना मतलब कि याद आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी इम्पोर्टेंट जो थे वो आपको बता दिए। यहाँ से उनका एक बेस बन गया, नो डाउट उन्होंने लेवल 1 भी किया, लेवल 2 भी किया, लेवल 3 भी किया, लेकिन वो मानते हैं कि जो NAS का जो बेस है 1 ईयर का डिप्लोमा का, दैट इज द बेस, जो कि हमको इस फील्ड के अंदर हमको बहुत उसमें सपोर्ट मिली है इस डिप्लोमा के कारण। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। और इसी से सर कनेक्टेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर भी जैसे अगर मैं लूँ तो जो मेरे कोच थे प्रोफेसर NC बख्शी, और उनकी तरह काफी सारे कोचेस, ये कोई भी ट्रेंड कोचेस नहीं थे, इन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही किया है। तो सर क्या कंपैरिजन है या क्या रोल है कि एक तो कोचेस जो सेल्फ ट्रेंड है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही काफी पुराने कोचेस हैं करा रहे हैं, और आजकल जो हो गया है कि आपको लेवल्स करने हैं या आपको डिप्लोमा करना है उसके बाद आप करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन का अपनी खुद की पढ़ाई का कितना रोल है उसमें, और ये कोचिंग का जैसे आपने बताया बेस, इसको सर कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है इंडिया में जो कि गेम नहीं है, इट हैज बिकम ए रिलीजन इन इंडिया, क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो पैशन होता है कई लोगों के अंदर काफी ज्यादा होता है, और मास पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है कि BCCI ने इसको इतना फैला दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उनका सेटअप है। ओके, तो मास पार्टिसिपेशन जब ज्यादा होता है, ज्यादा बच्चे खेलते हैं किसी भी गेम को, तो उनको गाइड करने के लिए कोई ना कोई आदमी होता है, चाहे वो क्वालिफाइड कोच हो, चाहे वो क्वालिफाइड कोच ना हो, सीनियर प्लेयर हो, खेला हो। तो
क्रिकेट के अंदर मैंने जो देखा है कि अगर आप एक नेट स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर रेगुलर अपने रिलीजियस तरीके से, अपने सच्चे भाव से आप जाते हैं, चाहे आप क्वालिफाइड कोच है या नहीं कोच हो, सीनियर प्लेयर हो, अगर हर रोज आप नेट प्रैक्टिस कराते हो, उनको फील्डिंग कराते हो, या कुछ भी क्रिकेट के बारे में बताते हो, तो धीरे 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 जो प्लेयर्स के अंदर नेचुरल टैलेंट है वो बाहर आता है। बाहर आता है तो वो फिर बच्चों को मैच प्रैक्टिस देते हैं। मैच प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे बच्चा जो है वो डेवलप कर जाता है क्रिकेट की स्किल। तो दिल्ली के अंदर, इवन बहुत से सिटीज के अंदर मैंने देखा है, जैसे दिल्ली में सोनट क्लब था। सोनट क्लब के जो कोच थे वो कोई क्वालिफाइड कोच नहीं थे, लेकिन उन्होंने तारिक सिन्हा, हाँ जी, हाँ तारिक सिन्हा जी, तो अभी तो नहीं है। तो उन्होंने देखो बहुत से प्लेयर प्रोड्यूस किए। उनका क्या था? ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, बच्चों को प्रैक्टिस का पार्ट, बच्चों को मैच दिलाने का। सोनट क्लब मेरे को जो लगता है कि साल में 250 मैच खेल जाता। तो ये एक पैशन होता है जिससे बच्चे के अंदर नेचुरल टैलेंट है वो बाहर आ जाता है, और धीरे धीरे वो DDCA अंडर 16 या अंडर 19, 22 या रणजी ट्रॉफी उसमें चले जाते हैं। हाँ, ये है कि क्वालिफाइड जो कोच होता है वो थोड़ा सा गाइडलाइंस लेके चलता है कि इस पैरामीटर के थ्रू मैंने गाइड करूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको टैलेंट कैसा मिला है। टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे क्वालिफाइड कोच हो, अगर टैलेंट अच्छा नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस ए गुड क्रिकेटर। तो दोनों का जो मिश्रण है, जैसे टैलेंट होना चाहिए, कोच की गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो उससे प्लेयर उभर के बाहर आ जाता है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि ये क्रिकेट की फील्ड की नहीं है, ये जिम्नास्टिक फील्ड की है। जिम्नास्टिक फील्ड के अंदर कैलकाटा के अंदर क्लब सिस्टम है। क्लब सिस्टम के अंदर उन्होंने एक ऐसा आदमी था जो कि मच्छी बेचता था, फिश बेचता था, क्वालिफाइड कोच नहीं था, लेकिन उसको जिम्नास्टिक का जो बहुत पैशन था, उसने कम से कम 10 इंटरनेशनल लड़कियां प्रोड्यूस की है। रीजन कि उसका पैशन, उसकी लगन और डेली प्रैक्टिस के अंदर जाना और बच्चों को सिखाता। तो क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो, अगर सपोज करो क्वालिफाइड कोच हो, जाता है ग्राउंड के अंदर अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो बच्चे नहीं बाहर निकलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से बच्चों को गाइड किया है। अब जैसे मिस्टर संजय भारद्वाज जी हैं, दिल्ली में हैं, उन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है। अब देखिए उनका जो सेटअप है, उनका जो भोपाल में चले गए हैं, पहले दिल्ली में थे, तो उनका सेटअप बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े दूर से प्लेयर उनके पास आते हैं और टैलेंट होता है, मैच देते हैं उनको। काफी साल में बहुत ज्यादा मैच मिलते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चा बाहर आ जाता है और अच्छा प्लेयर बन जाता है। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। आपने जो बताया कि पैशन और इंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। सर इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी एक ये ग्रास रूट क्रिकेट का एक सवाल है, अकेडमीज का और क्लब्स का। तो सर ग्रास रूट क्रिकेट के अंदर वैसे तो जैसे दिल्ली में भी देखता हूँ और आई थिंक इन एवरी स्टेट ये बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज भी है। जैसे आपने बोला कि बहुत जगह अनट्रेन्ड कोचेस भी हैं और ट्रेंड भी हैं। तो इसमें सर आपको क्या लगता है कि क्या इसके अंदर लैकिंग है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या क्या चीजें आपको लगता है जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है ग्रास रूट क्रिकेट इकोसिस्टम के अंदर? देखिए, ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है कि स्कूल की क्रिकेट, क्रिकेट एट स्कूल लेवल। ओके, अब क्या है कि दिल्ली के मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया है कि कुछ स्कूलों के अंदर ग्राउंड्स, कुछ स्कूलों के अंदर ग्राउंड्स नहीं है, कॉलेजेस के अंदर। तो स्कूल लेवल की क्रिकेट जब तक डेवलप नहीं करते हम हर स्टेट में, क्योंकि बच्चे स्कूल लेवल से आने, जब तक स्कूल लेवल की क्रिकेट डेवलप नहीं होगी तो आगे आपको अंडर 19 में या 22 में या रणजी ट्रॉफी में बच्चे कम मिलेंगे। अब
अगर स्कूल ये काम नहीं कर रही तो क्या कौन काम कर रहा है? ये क्लब जो है वो काम कर रहे हैं, एकेडमीज काम कर रही है। तो एकेडमीज के अंदर अब वो छोटे छोटे बच्चे लेते हैं, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उसको वो ट्रेन करते हैं थ्रू क्लब क्रिकेट, उनको मैचेस देते हैं। मैचेस का एक्चुअली क्या मतलब है कि देखिए, आई हैव सीन सो मैनी यंग प्लेयर कि वो नेट के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं। ड्राइव किया जी, मेरे को वीडियो भी भेजते हैं कि बहुत अच्छा ड्राइव करता है, तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड स्किल। क्लोज्ड स्किल जो होती है बच्चों की काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन जो ओपन स्किल होती है उसके अंदर कई कोचेस काम नहीं करते। जो ओपन स्किल डेवलप करने के लिए हमको डिफरेंट मैच सिचुएशन, मैच प्रैक्टिस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट विकेट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन के ऊपर उनको बच्चों को चांसेस मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो ओपन स्किल है वो डेवलप हो जाए। क्योंकि कोच ने बोल दिया जी ये लीजिए ड्राइव, ऑफ ड्राइव करिए, ऑफ स्टंप पे बॉल डालूंगा, पैर निकालिए और मिड ऑफ की तरफ मारिए, तो दैट इज क्लोज स्किल, जहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स नोन होता है। लेकिन ओपन स्किल के अंदर ना स्टिमुलस ना जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड नहीं होता, आपको पता नहीं है कैसी बॉल आएगी। तो ये ग्रास रूट लेवल को हम अगर क्लब क्रिकेट के साथ जोड़ते हैं बहुत अच्छी बात है। स्कूल अगर इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे तो और भी अच्छी बात होगी। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। और इसी के साथ सर मैं जो एक कोचिंग हिस्ट्री है उसका एक ब्रॉड सवाल लेना चाह रहा था कि आपने सर ओवर द इयर्स कोचिंग को इवॉल्व होते भी देखा होगा। कोचिंग एज एन एजुकेशन, एज प्रिंसिपल्स इतना इवॉल्व हुआ है। तो सर जो ओल्ड स्कूल कोचिंग है, कोचिंग तो के ऊपर बुक्स तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से लिखी जा रही हैं, उससे भी ज्यादा। तो ओल्ड स्कूल कोचिंग और जो न्यू स्कूल कोचिंग है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, और कोई ऐसी चीज है जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी जो हम अब वापस लेके आ सकते हैं, जिससे और कोचिंग की जो फिलोसफीज है वो इम्प्रूव हो सकती है? मतलब इसमें ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, जो पुराने कोचेस थे एज कंपेयर टू न्यू कोचेस, दोनों में काफी अंतर है। पुराने कोचेस के पास भी कुछ अच्छी चीजें थी, जो नए कोचेस हैं उनके पास भी कुछ अच्छी चीजें हैं, तो हमने इनको मिक्स कर देना। जैसे जो पुराने कोचेस थे वो डिसिप्लिन के ऊपर काफी जोर देते थे, वर्टिकल बैट के ऊपर बहुत जोर देते थे। ओके, अब जो नए कोचेस आए हैं, ओके, तो यहां पर थोड़ा सा वो कंपल्सन करते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। और पहले जो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था पेरेंट्स का, अब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है गेम के अंदर। अच्छी बात भी है, और कई बार थोड़ा सा इसको हम नेगेटिव में भी ले जाते हैं कि इंटरफियर करते हैं काफी पेरेंट्स आके कोचिंग के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, प्लेइंग के अंदर, कि मेरे बच्चे को खिलाइए। तो पहले ऐसा नहीं था। तो अगर ये दोनों, अब ये जो नए कोचेस आए हैं ये अभी टेक्निकली ये साउंड है एज कंपेयर टू ओल्ड कोचेस, क्योंकि साइंस इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसके अंदर सिनारियो चेंज हो गया। जैसे फिजिकल फिटनेस पहले इतनी नहीं होती थी, ड्यू टू T20 वर्जन या ODI वर्जन फिजिकल फिटनेस के ऊपर काफी जोर देना शुरू किया है। तो दोनों को अगर हम मिक्स कर दें कि हम थोड़ा सा पुराने कोचेस का डिसिप्लिन ले लें, पुराने कोचेस की जो बेसिक थी डेज क्रिकेट की, तो वो ले लें, और नए कोचेस का जो साइंस बैकग्राउंड है या फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज्यादा जोर है, तो वो ले लें, तो दोनों को मिक्स करें, तो मेरे को लगता है कि हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिकेट के अंदर पैदा कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे कोचेस जो सुन रहे होंगे वो बहुत जरूर इससे टिप्स लेंगे।
और सर इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि अब जैसे क्रिकेट चेंज हो गया है और अब दो की जगह तीन फॉर्मेट्स आ गए हैं, ओडीआई टेस्ट के साथ टी20 भी आ गए। तो एक तो इसके अपने चैलेंजेस कोचिंग के, इससे इसको सर हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है जो एकेडमी नेट्स में वहां तो रेड बॉल से ही खिलाया जाता है और बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, बच्चे आईपीएल देखते हैं या टी20 देखते हैं और वही शॉट्स वो आके रेड बॉल से मारने की कोशिश करते हैं। तो एक कंफ्यूजन भी है, एक चैलेंज भी है कोचिंग को लेके भी और प्लेयर के एंड पे भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कोचिज के पास। 3 वर्जन आ चुके हैं और आईपीएल इतना फेमस हो चुका है पूरे वर्ल्ड में कि हर बच्चा उसको देखता है और ट्राई करता है वही शॉट खेलने की, वही बॉल करने की। लेकिन एज ए कोच मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं सभी जो यंग प्लेयर हैं उनको कि क्रिकेट के अंदर जितने भी अच्छे प्लेयर इंडिया के एट प्रेजेंट खेल रहे हैं या इंग्लैंड के खेल रहे हैं या किसी भी कंट्री के खेल रहे हैं, उन्होंने पहले जो बेसिक फंडामेंटल हैं रेड बॉल के साथ ही सीखे हैं। मैंने विराट कोहली को कोई गलत शॉट खेलते नहीं देखा, इम्प्रोवाइजेशन करते नहीं देखा किसी का, नॉर्मल शॉट खेलते हैं। रोहित शर्मा जी नॉर्मल शॉट खेलते हैं, हाँ सूर्य यादव वो डिफरेंट शॉट खेलता है। तो जो बेसिक है, अब देखिए सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में 25,000 रन किए, तेंदुलकर ने 20,000 रन किए, पुजारा ने 20,000 रन किए। डोमेस्टिक क्रिकेट, रेड बॉल की बात कर रहा हूं मैं। तो जब तक किसी बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो आईपीएल या इंप्रोवाइजेशन ऑफ स्ट्रोक्स जो है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए बीसीसीआई ने छोटे बच्चों के लिए अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19, मेरे को लगता है 23 में शायद है, 1 टी20 है, इससे नीचे उन्होंने बीसीसीआई ने कोई टूर्नामेंट नहीं रखा छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को वो रेड बॉल के साथ ही खिलाना चाहते हैं। और एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया, आपने जैसे पुल किया एक बॉल को, नॉर्मल पुल करते हो, उसके बाद आप उसको फ्रंट फुट के ऊपर भी ले सकते हो, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी ले सकते हो, बैक फुट पे भी खेल सकते हो, तो हर तरह से। लेकिन रेड बॉल की जो गेम है वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आईपीएल। रणजी ट्रॉफी इज द बेस फॉर द क्रिकेटर। जब तक वो रणजी ट्रॉफी में कम से कम 50 मैच या 5,000 या 6,000 रन नहीं करता तो उसके जो फंडे क्लियर नहीं होंगे आईपीएल के लिए या छोटी गेम के लिए। हाँ, छोटे टाइम तक वो खेल सकता है कि 2-4 मैच खेल लिए, हिट आउट कर लिया जी, 40 रन कर दिए, 50 कर दिए, 60 कर दिए। लेकिन अगर आपने आईपीएल में छोटे वर्जन में भी लंबा चलना है तो आपको रेड बॉल का यूज करना पड़ेगा और उसमें आपकी मास्टरी करनी पड़ेगी बेसिक। उसके बाद आपका आईपीएल में कोई सर्वाइवल है। थैंक यू सो मच सर इतने कॉम्प्रिहेंसिव और एलैबोरेट आंसर के लिए, और आपने बहुत ही अच्छी रोशनी डाली और बहुत क्लैरिटी से आज जवाब दिया है। सर इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत डिबेट चल रहा है शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट वर्सेस टेस्ट क्रिकेट को लेके कि आगे का फ्यूचर क्या होगा। जैसे यूएई वगैरह में तो T10 भी आ गया है, आईसीसी ने बहुत सारे कंट्रीज को T20 स्टेटस दे दिया है, और लोग ये भी बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट बहुत लंबा है, इसको देखने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत ज्यादा उसको भी केटर करने में लगे रहते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है सर फ्यूचर ऑफ क्रिकेट को लेके, टेस्ट की क्या जगह है और T20 और शॉर्टर फॉर्मेट की कहाँ जगह है? एक्चुअली ये जो ओडीआई शुरू हुआ दैट इज इन 79, 50-50 ओवर्स, पहले 60 था। तो अब क्या था कि ये टेस्ट मैच चल रहे थे ना, इनकी जो डिमांड थी या यू कैन से कि जो पब्लिक देखने आती थी थोड़ी कम हो रही थी टेस्ट मैच को देखने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच कहीं खत्म ना हो जाए।
डेज क्रिकेट खत्म ना हो जाए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको उसकी सर्वाइवल के लिए आईसीसी ने ओडीआई शुरू किया। और 50 ओवर्स में भी थोड़ा टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है, तो उसकी सर्वाइवल के लिए इन्होंने T20 शुरू की। देखिए, ये एक ही लाइन है, लाइन एक ही है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अगर ये आप सोचिए कि डेज क्रिकेट हटा के ओडीआई शुरू कर दें या T20 शुरू करते हैं, तो उसमें मजा नहीं आएगा, अच्छे क्वालिटी के प्लेयर नहीं मिलेंगे। आपको डेज क्रिकेट भी साथ रखनी पड़ेगी, ओडीआई भी रखनी पड़ेगी, T20 भी रखना पड़ेगा। T20 और ओडीआई इसलिए रखना पड़ेगा कि डेज क्रिकेट की सर्वाइवल बनी रहे। ओके, और T20 जो है वो सीनियर प्लेयर के लिए है, और जो डेज क्रिकेट है सीनियर के लिए तो है ही, जूनियर के लिए भी है। तो ये पैरेलल चलते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि हम अभी धीरे धीरे T20 या T10 शुरू कर दें, T5 शुरू कर दें, तो उसका जो क्रिकेट का जो बेस है वो खत्म हो जाएगा, क्रिकेट का कोई मजा नहीं आएगा। तो तीनों फॉर्मेट जो है, अच्छी बात है, फॉर्मेट होने चाहिए। तो तीनों तरह, अब क्या होता था पहले कि पहले एक ही फॉर्मेट था डेज, तो अगर कोई बच्चा डेज क्रिकेट नहीं खेलता था तो उसकी सर्वाइवल नहीं होती थी, उसका फ्यूचर नहीं बनता था। अभी रणजी ट्रॉफी में 3 तरह के फॉर्मेट है, तो अगर एक बच्चा डेज में नहीं आता वो T20 में आ जाता है, T20 में नहीं आता तो ओडीआई में आ जाता है, तो उसका सर्वाइवल रहता है, तो उसको भी लगता है कि नहीं, आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फॉर द क्रिकेट। तो तीनों जो वर्जन है ये एक साथ में ही चलने चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। आई एम श्योर ये डिबेट इस क्वेश्चन से काफी सेटल हो जाएगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ विमेंस क्रिकेट के ऊपर, कि विमेंस क्रिकेट का प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे हो या पॉलिसीज से हो। तो आपका क्या टेक है सर इसको? देखिए, ये जो विमेन क्रिकेट है इंडिया में अभी काफी ऊपर आई है ड्यू टू बीसीसीआई, क्योंकि पहले विमेन क्रिकेट एसोसिएशन डिफरेंट होती थी, अब बीसीसीआई के साथ ही है। तो बीसीसीआई ने काफी मोटिवेट किया है लड़कियों को। तो अब हमको ये है कि लड़कियों की क्रिकेट को कैसे ऊपर लाने का है। तो ये क्या है कि बेस लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है या स्कूल लेवल है, वहां से लड़कियां निकालिए। और अपने कंट्री में अब पता है कि लड़कियों को गेम खेलना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कुछ सोसाइटी के बंधन है, लेकिन फिर भी लड़कियां आ रही हैं, गांव से आ रही हैं, मैंने देखा है, सिटी से आ रही हैं। लेकिन मैं एक सजेशन देता हूं जो भी लड़कियों को कोचिंग करता है कि उनको लड़कों के साथ कोचिंग कराएं, गर्ल्स के साथ आपस में कोचिंग ना करें, बल्कि ना खेलें, लेकिन उनकी जो इंप्रूवमेंट होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, अगर वो लड़कों के साथ खेलती हैं, सीनियर लड़कियां हैं, अगर वो अंडर 16 या अंडर 19 प्लेयर के साथ खेलती है तो उनकी स्किल इंप्रूव होगी। तो डिफरेंट एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो अपना विमेन जो सेंटर है वो क्रिएट करे, स्कूल में करे, डिफरेंट टूर्नामेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लब लेवल पे, वो उनमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लड़कियों के जो टूर्नामेंट है वो बहुत कम है इंडिया में, कुछ ज्यादा टूर्नामेंट नहीं है। तो टूर्नामेंट जब ज्यादा होंगे, बच्चों को लड़कियां बाहर आएंगी, खेलेंगी, और इसके साथ साथ उनको लड़कियां या लड़के जो खेलने आते हैं उनको आगे एडमिशन में उनको एडवांटेज मिलना चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ताकि उनको ऐसा लगे कि नहीं, हम खेल भी रहे हैं, अगर हमारी पढ़ाई थोड़ी सी पीछे जा रही है तो हमको इसका एडवांटेज मिल रहा है। तो इसके साथ साथ जो लड़कियों जो क्रिकेट होगी वो ऊपर आएगी। थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। आई एम श्योर बहुत कोचेस इसको सुन रहे हैं और इसको अडॉप्ट भी किया जाएगा डिस्कशंस में। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये लेना चाहता हूँ, और ये एक एकेडमी और क्लब के पॉइंट से ही है,
कि हम सब देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी आते हैं, और ऐसा बोला भी जाता है जो असली टैलेंट है वो वहीं लाई करता है। तो एक तरह का एक आयरनी भी है कि वो खेलना भी चाहते हैं पर फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी नहीं है। अकेडमीज क्लब के पास भी एक लिमिट ही है जहां तक वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर, एक लार्जर लेवल पे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि हम ये गैप्स कैसे कवर कर सकते हैं? जो एक फाइनेंशियल सामान महंगा हो गया, कोचिंग की फीस महंगी है, तो ये सब एक दिक्कतें हैं। देखिए विशु जी, मैंने जब आप आए थे इधर कोर्स करने के लिए, मैंने आपको भी और सभी जितने भी मेरे पास कोचेज आते हैं कोर्स करने के लिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, और वो जो एकेडमी चलाते हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो मैं सबको बोलता हूँ कि अपनी एकेडमी में 5 बच्चे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, उनको फ्री कोचिंग कराइए। नंबर 1। सामान की बात है, अब देखिए क्रिकेट जो है बड़ी कॉस्टली गेम है, और आपके पास पेरेंट्स भी आते हैं, अच्छे अच्छे घर के भी पेरेंट्स आते हैं, वो आके कोच को पूछते हैं कई बार कि सर कोई काम हो तो बोलिए। तो मैं उनको बोलता हूं कि पेरेंट्स को बोलिए, दूसरे पेरेंट्स को, कि हाँ जी ये गरीब बच्चा है, इसको बैट दे दीजिए, इसको ड्रेस दे दीजिए, इसको शूज दे दीजिए। ऐसे मैंने बहुत से इंडियन क्रिकेटर देखे हैं जो कि रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद या इंडिया ए खेलने के बाद या इंडिया खेलने के बाद उनके पास सामान बहुत होता है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में, इवन चंडीगढ़ में 16 सेक्टर में बहुत से क्रिकेटरों को मैंने देखा है सामान बांटते हुए, छोटे बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं। तो ये जो है कोच की हेल्प, सीनियर प्लेयरों की हेल्प से हम ये गैप जो है ये पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। और तो सर, इसी के साथ मैं आपसे एक सेकेंड सेगमेंट की तरफ चलता हूं जिसमें कुछ सवाल हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। सर, मॉडर्न क्रिकेट जो है इसमें जैसे हमने बोला कि ट्रेनिंग मेथड चेंज हो गया है, फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसका जो मुझे एक दूसरी साइड ये भी नजर आती है कि आपकी क्रिकेट में एक तो इंजरीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्रिकेटर्स के अंदर बहुत क्रिकेटर्स इंजर्ड होते हैं। फिर क्योंकि इतने तरह की साइंस आ गई है और नए नए ट्रेनिंग मेथड्स हैं, तो बच्चे खुद भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिम्स के अंदर और अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो एक तरह का कंफ्यूजन भी है। एक तो सर ये पार्ट है जिसमें हम फिटनेस ओरिएंटेड क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं जो फिट बहुत हैं पर इंजरी के इश्यूज बहुत ज्यादा है, उनको जिम बहुत जाते हैं। दूसरी तरफ एक ये फिलॉसफी है कि जो फिटनेस है वो स्किल में फीड करती है। तो कई प्लेयर्स जिनको परसेप्शन है कि फिट इतने नहीं है पर वो मैच में रन बना देते हैं या उनकी गेम बहुत अच्छी है। तो इन दोनों को हम कैसे देख सकते हैं सर, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? टेक्निक और फिटनेस जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों जो फैक्टर हैं एक साथ में चलेंगे। अगर किसी की टेक्निक 70% है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है, तो वो उसको 70% को वो 90% टेक्निक बना सकता है। अगर किसी की टेक्निक 80% है, उसके पास फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो उसकी टेक्निक जो है डिटीरियोरेट हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो दोनों जो फैक्टर हैं एक साथ में चलेंगे। लेकिन अभी जो फिजिकल फिटनेस है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कौन से टाइम में करनी है, कौन से पीरियड में करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोचेस या ट्रेनर जो कि ट्रेन करते हैं। हम इसको लेके चलते हैं जैसे प्रेपरेटरी पीरियड है, P1, P2, P3 है, उसके अंदर जो फिजिकल फिटनेस है वो ज्यादा होती है, कार्डियोवास्कुलर, स्पीड, और जो जिम ट्रेनिंग है वो भी आजकल बहुत इफेक्टिव है। लेकिन कौन सी एज के बच्चों को करानी है, कौन कौन से मसल उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ये सारा जो डिपेंड करता है, ये हमारे जो साइंस है जिसको हम
NAS के अंदर जो 5 सब्जेक्ट टीच करते हैं उसके हिसाब से चलता है। तो अगर सपोज करिए छोटा बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, 16 साल का है, उसके अंदर जो स्पीड होता है, स्पीड की जो एबिलिटी होती है, मोटर एबिलिटी होती है, उसको हम ज्यादा चैनलाइज करते हैं, उसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ है अभी नहीं आती। तो जो स्ट्रेंथ है उनको हमने जो स्ट्रेंथ देनी है, दैट इज विद हिज ओन बॉडी वेट या फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, या हमने उसका कार्डियोवास्कुलर लेवल थोड़ा सा डेवलप करना है। जो जिम ट्रेनिंग है उनको ज्यादा नहीं देने की, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बड़े आराम से चलती रहे। और जो इंजरी का जो आपने पूछा है कि इंजरी हो जाती है, इंजरी के कई रीजन है। नंबर 1 की ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर, एक बॉलर को ज्यादा इंजरी होती है, बैट्समैन को इंजरी कम होती है। ओवर यूटिलाइजेशन, कोच बोल देता है या सीनियर प्लेयर बोल देता है कि आपने 5 बैट्समैन को बॉलिंग करनी है, दैट इज रॉन्ग। ओवर यूटिलाइजेशन नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ मैचेस जो है ज्यादा खेलने को मिलते हैं। नंबर ऑफ मैचेस जब ज्यादा खेलने को मिलेंगे तो बॉलिंग जो है ज्यादा करनी पड़ेगी, उसमें भी ओवर यूटिलाइजेशन होती है। नंबर 2, टेक्निक पार्ट, बेसिक प्रिंसिपल जो है बॉलिंग के, अगर वो बॉलर अडॉप्ट नहीं करता तो उसको इंजरी के चांसेस होने के हो सकते हैं। जैसे अगर वो प्रिंसिपल जो मैं बोलने जा रहा हूं, दैट इज मोमेंटम, बैलेंस, अलाइनमेंट एंड फोर्स एब्जॉर्प्शन। तो अगर किसी फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर की मोमेंटम नहीं है और बॉल तेज करना चाहता है, या बॉडी का बैलेंस नहीं है, या अलाइनमेंट नहीं है कि नीचे से साइड ऑन है, ऊपर से फ्रंट ऑन है, मिक्स एक्शन है, या काउंटर रोटेशन है। काउंटर रोटेशन जो है एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि प्रूव हो चुका है कि इंजरी हो सकती है। तो अलाइनमेंट के कारण बच्चों को बहुत को इंजरी होती है। लोअर बैक L4 L5, लोअर बैक इतनी स्ट्रांग नहीं होती, कोर इतना डेवलप नहीं करते, तो जिससे बच्चों को इंजरी के चांसेस है। तो इनको जो बॉलिंग करानी है बड़े ध्यान से करानी है। ये नहीं है कि डेली बॉलिंग कराइए आप, इनको वीक में 3 दिन या 4 दिन, दैट इज 40 मिनट्स और 25 मिनट्स कंट्रोल्ड बाय द कोच। जो पहले 10 मिनट बॉलिंग करनी है विद शॉर्ट रन अप, उसके बाद जो 20 मिनट्स बॉल करनी है विद फुल रन अप 100%, उसके बाद 10% जो है, जो 10 मिनट है या 15 मिनट है, वो स्किल वर्क के ऊपर काम करना है। 3 दिन बॉलिंग कराने के बाद या 4 दिन बॉलिंग कराने के बाद उसको फिजिकल फिटनेस के ऊपर लेके आइए, तब ये इंजरी से हम बच्चों को बचा सकते हैं। और लोअर बैक और कोर मसल जो है वो बच्चे के फास्ट बॉलर के, मीडियम फास्ट बॉलर के स्ट्रांग होनी चाहिए। इंजरी जो होती है ज्यादा फास्ट बॉलर को ही होती है। तो ये रीजन है जिससे कि इंजरी होती है। और फिजिकल फिटनेस और टेक्निक का जो रोल है काफी आपस में मिक्स है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर सपोज करिए आपकी फिटनेस नहीं है तो आप बैटिंग लंबा नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने 100 रन करना है डेज क्रिकेट के अंदर, उसको कम से कम क्रीज के ऊपर 5 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, 220-240 बॉल खेलनी पड़ेगी, 60 to 70 बॉल उसको डिफेंस करनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक एज वेल एज फिजिकल फिटनेस।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये एलैबोरेट और टेक्निकल आंसर के लिए। सर इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे एकेडमीज हैं या क्लब लेवल पे है, तो बहुत सारे बच्चे आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेस भी देखते हैं, और सबका मन करता है कि कोचेस से सुना उसके बाद हम यूट्यूब पे चले गए, या कहीं से हम मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इस लेवल पे तो एक डेडिकेटेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी नहीं है, और बच्चे कहते हैं कि मुझे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी चाहिए, एसएनसी ट्रेनिंग भी चाहिए, और स्किल ट्रेनिंग भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? कोई पब्लिक गुड्स के लिए क्या एनआईएस या जो भी इंस्टीट्यूट्स क्रिकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कोई गाइडलाइंस जो एक बेसिक गाइडलाइंस स्टैंडर्ड लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें एकेडमीज में या क्लब में? इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं सर? कोई इसका सोल्यूशन? देखिए, क्रिकेट जब बच्चा खेलना शुरू करता है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, फिजिकल प्रेपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, और टेक्निकल प्रेपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं, इसके बिना एक अच्छा क्रिकेटर पैदा नहीं हो सकता। और ये जो फिजिकल फिटनेस है, या साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन है, या टेक्निकल प्रेपरेशन है, एक जो क्वालिफाइड कोच है वो इसके अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसकी जो आपने पूछा गाइडलाइंस, क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं इसकी, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस हैं। एनईएस के अंदर हम बच्चे जब हमारे पास कोर्स करने आते हैं तो हम उसको डिटेल में बताते हैं कि आपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है। क्योंकि पेरेंट्स जो है, बच्चे देखे जाते हैं एकेडमीज के अंदर कोचेस के पास कि इनको सिखाइए। बच्चों के ऊपर कोई उनके पास धन दौलत नहीं होती, बच्चे जो होते हैं उनकी एक एसेट है, उनको कैसे डील करना है। नंबर वन कि बच्चों को कभी भी, हमेशा जब भी बच्चा आता है उसको मोटिवेट करिए, उनको डीमोरलाइज मत करिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप बॉलिंग नहीं कर सकते, आप बैटिंग नहीं कर सकते, आप इसमें पता नहीं है बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। और कोच को एवरी टाइम वेन एवर द चाइल्ड कम्स टू द कोच, तो उसको उसके ऊपर टाइम देना चाहिए कि नहीं, बच्चे ने कुछ पूछा है तो मैं उसका जवाब दूं। तो उसके आपने बोला कि कोई ऐसा गाइडलाइन मैंने आपको पहले बोला कि हमारे पास है कि कौन से पीरियड में कितना साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन होनी चाहिए, कौन से पीरियड में कितनी फिजिकल प्रेपरेशन होनी चाहिए, कितनी टेक्निकल होनी चाहिए। ये हम एनईएस के अंदर, डिप्लोमा के अंदर या सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर हम बच्चों को बताते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच सर ये आंसर के लिए। इसी के साथ सर मैं एक जो दो क्वेश्चन और है ट्रेनिंग से रिलेटेड, एक क्योंकि बहुत सारे बच्चे या कोचेस एनआईएस में नहीं आ पाते, तो उनके इंटरेस्ट के लिए मैं आपसे एक बस आपका माइंड पिक करना चाह रहा था उस अप्रोच के लिए। सर फास्ट बॉलर ट्रेनिंग जो है, फास्ट बॉलर अब तो इंडिया में काफी फास्ट बॉलर आ गए, लेकिन फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने की जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, क्या इसके लिए अलग फास्ट बॉलर ट्रेनिंग अकेडमीज अलग बनने चाहिए अपार्ट फ्रॉम आपके रेगुलर एकेडमी, या इसकी अप्रोच कैसी रखनी चाहिए कोचेस को एक बेसिक लेवल से? अगर कोई भी एकेडमी या क्लब्स के जो कोचेस आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे फास्ट बॉलर प्रिपेयर करने की अप्रोच? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पुट अप किया है। जब बच्चा किसी एकेडमी में या किसी एसोसिएशन के पास जाता है तो बच्चा ये बोलता है कि जी मैं राइट हैंड लेग स्पिनर बनूंगा, या मैं बैट्समैन बनूंगा, या मैं फास्ट बॉलर बनूंगा। तो उस टाइम
कोच का जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लेके चलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एक चैप्टर है, एक अपना बच्चे को हमने फाइंड आउट करना है बच्चे के बारे में कि वेदर ही विल बी ए फास्ट बॉलर वन डे, वेदर ही विल बी ए गुड विकेट कीपर, वेदर ही विल बी ए गुड बैट्समैन और स्पिनर। तो इसको हम लेके चलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो आपने बात की फास्ट बॉलिंग या मीडियम फास्ट बॉलिंग के बारे में। तो अब क्या होता है कि बच्चा तो बोल देता है कि जी मेरे को फास्ट बॉलिंग करनी है, और छोटे लेवल पे अच्छी भी बॉल करता है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ नियम है कि हमने पहले बच्चों को ये देखना है कि इसके अंदर फास्ट बॉलिंग करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। तो इसके 5 टेस्ट हैं, मैं आपको वो बताता हूं कि नंबर 1 इज वर्टिकल जंप, नंबर 2 इज ब्रॉड जंप, नंबर 3 इज 30 मीटर स्प्रिंट, नंबर 4 इज 6 into 10 मीटर शटल रन, नंबर 5 इज थ्रो। बच्चे को आप बॉल दीजिए, उसको बोलिए थ्रो करिए। तो ये 5-6 जो है और भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर एक्सप्लोसिवनेस है कि नहीं है। देन इट डिपेंड्स अपॉन दी हेरिडिटरी फैक्टर। एक तो है एनवायरमेंटल, एक है हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर अगर किसी बच्चे के अंदर फास्ट ट्विच्ड फाइबर नहीं है, मतलब कि बॉल तेज करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो फास्ट बॉलर नहीं बन सकता। अगर उसके अंदर स्लो ट्विच्ड फाइबर है, फाइबर मसल फाइबर जो उसके ऐसे हैं जो कि डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर, उसके फादर्स के ऊपर, फोर फादर्स के ऊपर, तो अगर एफटीएफ है तो अच्छा बॉलर बन सकता है। हाइट अच्छी है, वो भी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ में आपने उनका ये टेस्ट लेना है, लेकिन बायोप्सी भी कर सकते हैं, लेकिन बायोप्सी नहीं हम करते। हम बच्चे को 5 टेस्ट देते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्सप्लोसिवनेस है कि नहीं है। अगर एक्सप्लोसिवनेस है तभी आप बच्चे को फास्ट बॉलिंग के अंदर डालिए। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा 4 साल 5 साल फास्ट बॉलिंग करता है, उसके बाद पता चलता है कि नहीं जी ये फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा नहीं है, उसके 5 साल खराब कर दिया हमने बच्चों के। तो ये जो 5 चीजें हैं मैंने जो आपको टेस्ट बताए हैं, ये करके प्लस हेरिडिटी फैक्टर वो ध्यान में रखिए और फिर बच्चे को फास्ट बॉलिंग में डालिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। बहुत सारे कोचेस और यंग प्लेयर जो उसको सुन रहे होंगे, आई एम श्योर वो उसको इसके जरूर नोट्स बनाएंगे इस बात के। सर इसी के साथ मैं यही सवाल मैं बैटिंग के लिए भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि बैटिंग ऐसी चीज है कि सबका मन करता है बैटिंग करने का, और बैटिंग का जो है एक उसके अराउंड एक मिस्टिसिज्म सा बना हुआ है कि कईयों को तो समझ ही नहीं आता कि बैटिंग कैसे होती है, बहुत एडवांस स्किल है और रन नहीं बनते जाके। तो वो बैटिंग के लिए हम कैसे सर टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अप्रोच क्या होनी चाहिए कोचेस की जो उनके पास बच्चे आते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि उसमें ओपन स्किल भी है और क्लोज भी है। तो बैट्समैन बनाने के लिए क्या अप्रोच ले कोचेस? बैट्समैन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है बॉल सेंस। अगर किसी बच्चे के अंदर बॉल सेंस है, बॉल सेंस का मतलब कि आगे की बॉल को आगे खेलना, पीछे की बॉल को पीछे खेलना, अगर इतनी सी सेंस है तो एक उसका प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ कि ये बच्चे के अंदर बॉल सेंस है, नंबर 1। अगर बॉल सेंस है तो उसका इंपैक्ट जो होगा बैट और बॉल का होगा, चाहे बॉल ऊपर जाए, चाहे वो क्रॉस खेले, कैसे भी खेले, इंपैक्ट हो रहा है। नंबर 3 इज आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है बच्चे का, बॉल को हिट कर रहा है, हमने ये नहीं उसको बोलना कि बॉल नीचे मारो, बॉल ऊपर मारो, क्रॉस खेलो, जहां मर्जी मारो। अगर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है, बॉल सेंस है, इंपैक्ट हो रहा है,
उसका बॉल और बैट के साथ, ठीक है। एंड देन स्विंग ऑफ द बैट, अगर स्विंग ऑफ द बैट जो है वो अच्छी है, देयर इज नो हिंड्रेंस, देयर इज नो ऑब्स्टेकल वाइल द बॉय इज हिटिंग द बॉल, हिट कर रहा है, हिंड्रेंस नहीं है, उसका स्विंग अच्छा है। सर एक एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि जैसे फुटबॉल को बोलते हैं कि इट इज अ कोचेस गेम, और क्रिकेट को हम बोलते हैं कि इट इज अ कैप्टन्स गेम। एक कैप्टन की गेम होती है, कैप्टन ही अंदर गेम को चलाता है। ऐसा बहुत जगह देखा जाता है लोकल क्रिकेट में और आपके लोकल मैचेस के अंदर कि कोचेस बाहर से बहुत बोलते हैं और बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, और गेम जैसी चलाई जाती है और प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी जैसे दी जाती है, कैप्टन के हाथ में बहुत होता है। तो कैप्टन का चुनाव कैसे होना चाहिए सर? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक कैप्टन को चूज करने के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये गेम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका क्या इसमें टेक है सर? तो एक कैप्टन को सिलेक्ट करने के लिए उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने नंबर ऑफ मैचेस खेल चुका है, और कौन कौन सी टीम को हैंडल कर चुका है, जी और उसका पर्सनल परफॉर्मेंस क्या है। जनरली जो बैट्समैन होता है हम उसको प्रेफर करते हैं कि कैप्टन बने, जो कि प्लेयर के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकाल सके और प्लेयर उसको एग्री करे उसके साथ। तो ऐसा प्लेयर हम चुनते हैं जो कि पूरी टीम के या जो टीम को लेके जा सके, इंडिविजुअली उसमें ना कुछ परफॉर्म करे। इंडिविजुअली मींस कि एक ग्रुप बन के टीम को आगे लेके जाए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए। मैं सर अब आपसे लास्ट दो क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला तो सवाल ये है सर कि एनआईएस के आपने इतने साल एनआईएस की कोचिंग कोर्सेज लिए हैं, तो सर इसमें आपको क्या लगता है, जैसे टाइम के साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बढ़ गई है और बहुत बच्चे आई एम श्योर जो इंडिया से भी हैं और इंडिया के बाहर के भी जो आईसीसी नेशंस हैं, क्या वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या हम करिकुलम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज के बच्चे हैं या जो सिर्फ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो इसके अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपके कोई इसमें सजेशंस हैं? कोविड-19 के बाद जितने भी एनईएस के अंदर कोर्सेज चल रहे हैं आजकल, ये ऑनलाइन चल रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए हम बच्चों को सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 2 वीक्स के लिए पटियाला बुलाते हैं। अदरवाइज जितनी भी थ्योरी क्लासेस होती हैं 28 डेज, वो ऑनलाइन ही चलती है। कोई भी इंडिया का किसी भी जगह से, आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें एडमिशन ले सकता है। और हमारे जो कोर्सेज हैं जो एनईएस के, वो सर्टिफिकेट कोर्स के, वो साल में दो बार होते हैं। एक तो विंटर में होता है, एक समर में होता है। अभी विंटर वाला चल रहा है सर्टिफिकेट कोर्स, ये 24 अप्रैल को खत्म होगा। और जो समर कोर्स होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मई जून के अंदर एनईएस स्टार्ट करेगी। तो ऑनलाइन जो थ्योरी क्लासेस हैं वो होती हैं, कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर बच्चा एलिजिबल है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे, मिलके आपसे क्रिकेट कोचिंग की तालीम लेना चाहेंगे। सर इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि आपके हाथों से सिखाए हुए बड़े बड़े कोचेज आज इतने लेवल्स पर हैं और आई एम श्योर बहुत लोग इसको सुनेंगे, तो आपका सर ऑल ओवर इंडिया आपका कोचेज और क्रिकेटर्स को क्या मैसेज है कि वो क्रिकेट किस तरह से खेलें हैं और किस तरह से कोचिंग करें और अपनी साथ साथ कोचिंग की एजुकेशन को भी आगे कैसे लेके चलें? सर अगर आप कुछ उस पर बताना चाहें या बोलना चाहें। सभी जो चीजें हैं, प्रोफेशनल कोचेज हैं, एक ही मैसेज है मेरा कि
बच्चे की जो नेचुरल टैलेंट है उसको डेवलप करिए, और बॉलिंग के अंदर जब कोचिंग करनी है, दिस इज माय स्पेशल मैसेज टू द कोचेस, बॉलिंग के अंदर बड़े ध्यान से कोचिंग करिए। अगर आता है तो करिए, नहीं आता है तो बच्चे को खराब मत करिए, क्योंकि बॉलर को हम अगर थोड़ा सा भी गलत बता देते हैं तो उसका पूरा एक्शन, उसका पूरा बॉलिंग खराब हो जाता है, इंजरी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हर चीज हर टाइम पता होता है। अगर हमको भी अगर कोई पूछता है कि कोई किसी चीज के बारे में अगर हमको भी नहीं मालूम होता तो हम बोल देते हैं कि हम कल बताएंगे या परसों बताएंगे। तो हम किसी से डिस्कस करते हैं, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने कोचेस से, बुक्स को कंसल्ट करते हैं, टीवी में वॉच करते हैं प्लेयरों को, उसके बाद जाके हम कोई आंसर पे आते हैं कि नहीं दिस इज द राइट आंसर। तो जितने भी कोचेज हैं पूरे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया की, बॉलिंग के अंदर जब कोचिंग करते हैं बड़े ध्यान से करिए, गलत मत बताइए ये अच्छा है, गलत बताओगे तो उसका एक्शन और उसका इंजरी के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो यही मेरा एक मैसेज है पूरे इंडिया के कोचेस के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इस जवाब के लिए। और जाते जाते सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्रिकेट से जो जुड़ाव है 50 वर्षों से भी ज्यादा का है, और आपने क्रिकेट हर तरह से देखा है, तो क्रिकेट सर आपके लिए दिल से क्या है, और आप इसको कैसे सम अप करना चाहेंगे अगर आपसे कोई पूछे सवाल? देखिए, क्रिकेट जो है मेरे लिए तो एक, ये समझ लीजिए कि भगवान है क्रिकेट। जब तक पूरे दिन में क्रिकेट की बात नहीं करता तब तक अच्छा नहीं लगता, जब बुक्स कोई पढ़ता नहीं हूँ क्रिकेट की। हमेशा ऑलवेज आई ट्राई टू बी विद इन द सर्कल ऑफ क्रिकेटर्स रहना चाहता हूँ, और क्रिकेट के बारे में ही बात करता हूँ, और बैक ऑफ द माइंड हमेशा क्रिकेट ही चलती रहती है। और यही मैं एक बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपने क्रिकेट कोई भी गेम खेलना है तो ये एक साधना है, ये एक भक्ति है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया। लेकिन टाइम स्पेंड का मतलब ये नहीं है कि टाइम स्पेंड करो ओनली, कि आपका मेंटली हाउ मच यू आर देयर विद द बॉल, विद द बैट और बॉल के साथ मेंटली आप कितनी देर तक ग्राउंड में रहे, एक साधना है। और सब चीज छोड़ के अगर आप खेलना चाहते हो कोई भी गेम, तो इसको एक साधना से, एक भक्ति से लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशन में आगे बढ़ सको। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। और जैसा आपने लास्ट लाइन इनकैप्सुलेट किया कि क्रिकेट एक भक्ति है और इसको इसी तरह खेलना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए। सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे क्रिकेटर्स, कोचेस जो इसको देख रहे हैं वो इंस्पिरेशन लेंगे, और आपकी इतने साल की सर्विस को हम नमस्कार करते हैं, और आप मेरे भी गुरु हैं और मेरी तरह बहुत सारे बच्चों के गुरु। तो दोस्तों ये थे नवीन शर्मा सर, जिन्होंने आज हमारे साथ ढेर सारी बातें करी, और मैं मानता हूँ इस इंटरव्यू से बहुत सारे कोचेस और प्लेयर्स को क्लैरिटी जरूर मिलेगी। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको नए नए खिलाड़ी, शख्सियत से मिलवाता रहूंगा। आप देख रहे हैं खेल और खिलाड़ी सीजन 3 रेडियो द्वारका और रेडियो द्वारका स्पोर्ट्स के साथ। मैं हूँ विशु मिश्रा। धन्यवाद।